पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हाओ शान का पूरा ग्रुप उस थंडर डेमन से लड़ता है और उसे हराता है। इसके बाद मून प्रिंसेस वहाँ पर आकर उन्हें बताती है कि यहाँ जितने भी डेमन्स आए हैं वो सभी लेवल 7 से ज्यादा के हैं। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनको अभी उनका पहला मकसद सारे इंसानों को खत्म करना है। दूसरी तरफ धीरे धीरे करके जितने भी ह्यूमन वॉरियर्स यहाँ आए थे वो डेमन से हार रहे थे और अभी एक डेमन कायर पर नजर भी रखे था। इस तरह जब हाओ शान और बाकी सभी कायर को ढूंढने के लिए निकलने वाले थे तभी अचानक से कोई उन्हें टेलीपोर्ट कर लेता है। अब इस बात की स्टार्टिंग में हम कायर को देखते हैं जो इस वक्त एक गाजिनेब से फाइट कर रही थी। तभी वो दूसरा डेमन वहाँ पीछे से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर इतने में उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि जनरल जी है। जनरल जी उससे कहते हैं कि तुम देख नहीं रहे हो कि अभी कायर उस गाजिनेब से फाइट कर रही है, ऐसे में तुम्हें बीच में नहीं जाना चाहिए। वो डेमन भी जनरल जी को यहाँ पर देखकर थोड़ा शॉक था क्योंकि जनरल जी ने एक ही अटैक में ही सामने के पत्थर को बीच में से काट दिया था, जबकि उन्होंने सिर्फ अपनी तलवार की म्यान का इस्तेमाल किया था। अब डेमन ये तो समझ गया था कि जनरल जी कोई मामूली वॉरियर नहीं है, इस वजह से वो कहता है कि मैंने इस लड़की को देखा ही नहीं, मैं तो फर्नेस के लिए गार्डियन से लड़ने जा रहा था। कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। अब जब वो वहाँ से जाने लगा था तो जनरल जी थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे, लेकिन इतने में ही अचानक से वो डेमन जनरल जी के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जनरल जी के कंधे पर चोट लग जाती है। लेकिन अब उन्होंने भी अपनी तलवार निकाल ली थी और हमला करना शुरू कर दिया था। इन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। ये वहाँ हवा में भी आते हैं, जिस वजह से आसपास के पत्थर एक के बाद एक टूटते जा रहे थे। अब जनरल जी किसी तरह से उस डेमन को पीछे धकेलते हुए अपनी तलवार की म्यान को अपनी तरफ खींचते हैं, पर अब ऐसा करते हुए उन्हें उस डेमन ने भी देख लिया था, इसलिए वो भी तुरंत जनरल जी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा था। लेकिन इसके बाद वो दोनों एक बार फिर हवा में टकराते हैं, जिसके बाद अचानक से वो डेमन नीचे गिर जाता है। यहाँ जनरल जी तो अभी दूर एक पत्थर के ऊपर आ गए थे। हम देखते हैं कि अभी वो डेमन जब खड़ा होता है तो उसकी चेस्ट से जनरल जी की तलवार की म्यान आर पार जा चुकी थी। वो जनरल जी से कह रहा था कि मानना पड़ेगा, तुम सच में ताकतवर हो और बहुत फास्ट भी हो, लेकिन मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। इसके बाद वो उस म्यान को अपने हाथ से ही खींचते हुए अपनी चेस्ट से बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद उसकी चेस्ट अपने आप ही हील हो गई थी और फिर उसने उस तलवार को भी तोड़ दिया था। यहाँ जनरल जी तो ये देखकर बहुत शॉक थे क्योंकि उस डेमन ने बहुत ही जल्द हील कर लिया था और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जनरल जी को उसे हरा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे अब एक बार फिर इन दोनों में लड़ाई शुरू होती है, जिस लड़ाई में जनरल जी पहले से ज्यादा तेजी से हमला कर रहे थे, लेकिन इस बार वो डेमन थोड़ा गुस्से में था, इस वजह से वो जनरल जी के हर एक अटैक से बचता जा रहा था। वैसे पहले वो डेमन इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहा था और बस जनरल जी के साथ खेल रहा था, लेकिन अब वो जनरल जी के हर एक अटैक को डॉज करने लगा था। यहाँ तक कि जनरल जी का सबसे फास्ट अटैक भी उसे टच नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से जनरल जी शॉक थे और सोच रहे थे कि अचानक से इस डेमन की स्पीड इतनी तेज कैसे हो गई। वैसे जनरल जी ने नोटिस किया था कि अचानक से उसे सब धुंधला दिखने लगा था। वो डेमन कहने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम थक गए हो, पर इसके बाद जनरल जी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें खत्म किए बिना मैं नहीं थकूंगा। अभी वो डेमन कहने लगा था कि कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, अब भले ही इसके लिए पहले मुझे तुम्हें भी खत्म क्यों न करना पड़े। अब इतना सुनकर जनरल जी को तो बहुत गुस्सा आ गया था। उन्हें पता है कि कायर हाओ शान की कितनी खास है। वो उस डेमन से कहते हैं कि तुम कायर को कभी खत्म नहीं कर सकते, भले ही आज उसे बचाने में मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। अब इसके बाद वो हवा में आते हुए अपनी बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवार के स्पिरिचुअल फॉर्म को एवेक करते हुए उसकी पार के साथ इस डेमन पर हमला कर दिया था। वैसे वो डेमन इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता, जिस वजह से वो वहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर फेंका जाता है। साथ ही उसके ऊपर कई सारे पत्थर गिर गए थे, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से उसकी चेस्ट से एक लाइट निकलती है और उसे वापस से उठा देती है। साथ ही यहाँ उस डेमन को जितनी भी चोट लगी थी वो सारी अपने आप ही हील हो गई थी और अब वो जोर जोर से हंस रहा था। इस तरफ हम देखते हैं कि अभी जनरल जी बहुत थक चुके हैं और इसका कारण लगातार लड़ाई करना नहीं है, बल्कि अभी अचानक से उनके कंधे पर जहाँ चोट लगी है वहाँ पर उन्हें और ज्यादा तेज दर्द होने लगा था। ये असल में उस डेमन की पार है
उसके नाखूनों में डेमन पॉइजन है जो कि धीरे धीरे किसी की भी जान दे सकता है। इसी वजह से जनरल जी अभी थकते जा रहे हैं। वैसे अब उन्हें भी ये बात याद आती है, लेकिन अब जनरल जी ने अपने दर्द पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी उस चोट पर तलवार मार दी थी। वैसे यहाँ सामने अब वो डेमन फिर से आगे आ चुका था और कह रहा था कि तुम सच में ताकतवर तो हो, क्योंकि तुम मेरे सामने सबसे ज्यादा देर टिके हो। तुमने तुम्हारी पूरी कोशिश की, पर तुम इतने से मुझे हरा नहीं सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी जनरल जी पूरे गुस्से में उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से उनके कंधे पर एक फ्लावर निकलता है और उन्हें बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ उस डेमन का वो पॉइजन जनरल जी की बॉडी में भी फैल रहा था, जिससे अब उन्हें जहाँ चोट ना लगी हो वहाँ भी वो डेमन फ्लावर निकल रहे थे। पर फिर भी जनरल जी उस दर्द को सहते हुए उन फ्लावर्स को अपनी तलवार से तुरंत ही काट देते हैं। अभी जनरल जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अब और फ्लावर्स निकलना शुरू हो गए थे, मगर ऐसा अभी वो डेमन कर रहा था। वो जनरल जी से कहता है कि अब तुम नहीं बच सकते, तुम्हारा यहाँ पर मरना पक्का हो चुका है। लेकिन जनरल जी अभी भी नहीं रुकने वाले थे। वो फिर से आगे बढ़ते हुए हवा में आते हैं और अपनी 1000 स्वॉर्ड स्ट्राइक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डेमन पर हमला कर देते हैं। वो डेमन उसे रोक नहीं सकता था, इस वजह से वो हटने की कोशिश करता है, पर वो हट भी नहीं पाता। वो सारी स्वॉर्ड स्ट्राइक्स उसके ऊपर गिरती हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि इससे उस डेमन का एक हाथ कट चुका था। लग तो रहा था कि वो हार गया होगा, लेकिन असल में वो हारा नहीं था। वो उठकर बैठता है और अपने उस हाथ को दूसरे हाथ से उठाकर उसकी जगह पर वापस से जोड़ लेता है। साथ ही साथ उसका हाथ अपने आप ही हील हो गया था और वो हंस रहा था और कह रहा था कि मानना पड़ेगा, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। लेकिन इसके बाद वो खड़ा होता है और जनरल जी की तरफ आने लगता है, जो कि अभी अपने घुटनों के बल थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। वो डेमन उनसे कहता है कि मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर है। तुम मुझे और ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। अब इतना सुनते ही जनरल जी फिर से एक बार हवा में आ जाते हैं और वहाँ आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी तलवार से खींचकर उस डेमन पर हमला करने लगते हैं। पर इतने में ही वो डेमन हंसते हुए अपना हाथ आगे करता है और एक बार फिर उन्हीं सारे डेमन फ्लावर्स को जनरल जी की बॉडी में उगा देता है। यहाँ तक कि अभी जनरल जी के हार्ट के अंदर भी एक फ्लावर उग चुका था, जिस वजह से इस बार का पेन उनसे भी सहन नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे उनकी पूरी बॉडी पर फ्लावर्स उग चुके हैं, जिसके दर्द की वजह से वो खुद को मूव भी नहीं कर सकते थे। अब वो डेमन खुद ही उन फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे जनरल जी को और दर्द होता है। अब वो डेमन धीरे धीरे करके जनरल जी की एनर्जी भी खींचने लगा था। वो कह रहा था कि अब तुम मरने ही वाले हो और तुम्हारे बाद इस लड़की की बारी है। लेकिन ये सुनकर जनरल जी होश में आ जाते हैं और अपनी तलवार लेकर तुरंत उस डेमन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि आसमान में हर तरफ वो रेड फ्लावर क्रिएट हो चुके थे, जो कि उस डेमन ने जनरल जी के इस अटैक को रोकने के लिए क्रिएट किए थे। पर जनरल जी का ये अटैक उन सभी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। यहाँ उस डेमन को अपने अटैक पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इस वजह से वो वहीं खड़ा हुआ था, जबकि उसे वहाँ से हट जाना चाहिए। लेकिन तभी जनरल जी अचानक से उन सभी रेड फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उस डेमन की चेस्ट पर लगे उस रेड क्रिस्टल के ऊपर अपनी तलवार मार देते हैं। इस अटैक से उस डेमन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन अब उस क्रिस्टल के ऊपर तलवार पड़ने की वजह से अचानक से उस डेमन की वो सील एक्टिवेट हो जाती है और उसकी पावर एकदम से और ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से एक एनर्जी फैलती है। इस एनर्जी के चलते जनरल सी वहाँ से बहुत ही तेजी से दूर फेंक जाते हैं। अब जनरल सी उठ नहीं सकते थे। वो डेमन कहता है कि फाइनली ये सब खत्म हुआ और इसके बाद वो जनरल सी के पास आता है और उन्हें चेहरे से पकड़ते हुए उठा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी अभी फैली थी, तो इससे कार भी रुक गई थी, क्योंकि उसे भी सिचुएशन का पता चल चुका था। इस तरफ अभी वो डेमन जनरल सी को उठाकर उनका ब्लड पीने वाला था, क्योंकि इससे उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी और उसका लेवल बढ़ सकता है। वो बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह आगे बढ़ाता है, इतने में ही कार वहां पर आकर उसके मुंह के पास अपनी तलवार लगा देती है और फिर से उस पर हमला कर उसे वहां से बहुत ही तेजी से दूर फेंक देती है। अभी जनरल कुछ बोलने की हालत में तो नहीं थे, पर फिर भी वो कार से उस डेमन की चेस्ट पर हमला करने को कहते हैं। उसके मुंह से बस वीकनेस निकलता है और वो मारे जाते हैं। लेकिन इस तरफ अभी उस डेमन को कुछ नहीं हुआ था। वो आगे बढ़ते हुए हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहादुर कहूँ या बेवकूफ,
इस आदमी ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दी थी, लेकिन फिर भी तुम भागी नहीं। तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो। अब ये तो मारा गया और इसके बाद अब तुम भी मरने वाली हो। अब इतना कहते हुए वो तुरंत ही कायर पर हमला करने के लिए वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ कायर की स्पीड जनरल जी से भी ज्यादा तेज थी। इस वजह से वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए उस डेमन के चेस्ट पर हमला करती है और फिर उसे पीछे आकर उसकी पीठ पर भी हमला कर देती है। पर फिर भी वो डेमन इन सभी अटैक्स को बहुत ही तेजी के साथ हील कर रहा था और बस हंसे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि कायर वहां से थोड़ा दूर उस डेमन के सामने आ जाती है, जिसके बाद वो डेमन अपना फ्लावर फॉर्मेशन क्रिएट कर उन फ्लावर्स की लीफ के थ्रू कायर पर हमला करना शुरू कर देता है। कायर अपनी स्पीड से उन अटैक से बच रही थी और अब वो एक बार फिर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है और वहाँ उस डेमन के पीछे आते हुए उसकी पीठ पर अपनी तलवार को मार देती है। इस वजह से वो तलवार यहाँ अभी उस डेमन के आर पार हो गई थी, लेकिन वो डेमन फिर भी हंस रहा था। वो कह रहा था कि ये सब उस आदमी ने पहले ही ट्राई कर देख लिया है, लेकिन अंत में वो मुझे नहीं रोक पाया। अगर तुम भी यही अटैक करने वाली हो तो मुझे माफ करना, पर तुम ज्यादा देर तक मुझसे नहीं लड़ पाओगी। अब इतने में ही कार अपनी उस तलवार को और ज्यादा तेजी से उस डेमन के अंदर खिसकाती है। वैसे इस अटैक से उस डेमन को डर नहीं लगता, पर फिर भी उसे डर तो होता है। अब वो तुरंत ही कार को वहाँ से दूर हटाता है और इसके बाद जब वो खुद को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि वो तो खुद को हील ही नहीं कर पा रहा था। ये देखकर वो शॉक था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कायर अभी जनरल जी को थैंक यू कह रही थी, क्योंकि जनरल जी ने ही उसे बताया था कि इस डेमन की वीकनेस क्या है। असल में जनरल जी ने कई बार इस डेमन की चेस्ट पर हमला किया, जिस वजह से अब ये खुद को बार बार हील नहीं कर सकता। यहाँ कायर ने तुरंत ही एक बार फिर से अपनी तलवार को निकालते हुए सीधा उस डेमन पर हमला कर दिया था। इस चीज से उस डेमन को और ज्यादा दर्द होता है और अब उसे सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अटैक करने के लिए अपनी डेमन फॉर्म में आ जाता है और यहाँ उसने अपनी डेमन स्पिरिचुअल बॉडी को भी समन कर लिया था और अब वो सीधा कायर की तरफ हमला करने आगे बढ़ रहा था। लेकिन इतने में ही कायर अपने उस डार्क ड्रैगन से हमला करती है, जिस वजह से पहले तो उस डेमन की स्पिरिचुअल बॉडी खत्म होती है और फिर ये अटैक सीधा जाकर उस डेमन की चेस्ट पर लगता है। वो डेमन इसे रोकने की हालत में नहीं था, इस वजह से वो उसे नहीं बच पाता और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े होकर नीचे गिर जाते हैं। अब कायर वहां से सीधा ही जनरल जी के पास आ रही थी। वैसे अब वो जिंदा नहीं है, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि एक दूसरे ह्यूमन वॉरियर की बॉडी सीधा आकर जनरल जी के पास गिरती है। कायर ये देखकर हैरान थी। तभी जब वो सामने दिखती है तो वहाँ पर एक और डेमन बैठी हुई थी। वो कह रही थी कि अरे तुमने तो हमारे साथी को हरा दिया, तुम ताकतवर लगती हो, तुम्हारे साथ फाइट करने में मजा आएगा। पर इतने में ही वहाँ पर एक और वॉरियर आ जाता है। वो कहता है कि क्या ये आखिरी बची है। तभी हम देखते हैं कि एक एक कर वहाँ पर और भी कई सारे डेमन्स आने लगे थे। उनके साथ डेमन प्रिंसेस भी थी और साथ ही साथ मून प्रिंसेस भी वहाँ आ गई थी। तभी वहाँ एक और डेमन आता है जो कि पिछले वॉरियर की आंखें निकाल कर लाया था। वो मून प्रिंसेस के साथ फ्लर्ट करते हुए उसे वो दिखाने लगता है, पर मून प्रिंसेस उसे गुस्से में चांटा मार देती है। अब वो डेमन वहाँ से पीछे आ गया था। वो कायर की आंखों को देखता है और कहता है कि इसकी आंखें तो बहुत अच्छी हैं, हमें जल्द से जल्द इसे खत्म करना चाहिए क्योंकि मुझे ये आंखें चाहिए। वैसे वो बात कर रहे थे कि उन्होंने लगभग यहाँ के सारे वॉरियर्स को खत्म कर दिया है। ये सुनकर कायर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और तुरंत ही हाओ शान के बारे में सोचने लगती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, जहाँ हाओ शान अभी टेलीपोर्ट होने के बाद नीचे की तरफ गिर रहा था। वो सोचता है कि ये कौन सी जगह है। वैसे अभी वो ये भी सोच रहा था कि आखिर उसके दोस्त ठीक हैं भी या नहीं। तभी वो नीचे आकर रुकता है और उसके सभी दोस्त वहाँ पर आकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो देखता है कि वो सभी ठीक हैं, मगर अब उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जगह है। तभी सामने एक लाइट आती है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ एक पेड़ लगा हुआ था और वहाँ पर एक लेडी भी थी जो कि असल में गॉडेस ऑफ नेचर है। वो हाओ शान से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वैसे अब हाओ शान तो उसे देखकर पहचान नहीं रहा था, इस वजह से वो हैरान था। तभी सीन चेंज होता है और हम कायर को देखते हैं। अभी सारे डेमन्स उस पर हमला करने वाले थे, इसलिए उसने यहाँ पर अपने बहुत सारे क्लोन बना लिए थे। वो एक एक क्लोन से सभी के ऊपर हमला करती है
और खुद मून प्रिंसेस की तरफ बढ़ती है, लेकिन मून प्रिंसेस ने अपने सामने एक बैरियर बनाकर उसे रोक लिया था। साथ ही कायर के यहाँ पर सारे क्लोन्स रुक चुके थे। तभी अचानक से एक एनर्जी कायर को खींचकर एक जगह ले आती है और उसके क्लोन्स भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये एनर्जी उस डेमन प्रिंस के साथी ने क्रिएट की थी, जिसे हमने पिछले पार्ट के एंड में देखा था। अब यहाँ उस डेमन प्रिंस और उसके साथी की एंट्री होती है। डेमन प्रिंस सभी से कहता है कि इसे खत्म कर दो, हमारे पास खेलने का टाइम नहीं है। इसके बाद अब वहाँ पर वो सभी डेमन्स एक साथ कायर के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इतने में ही अचानक से कायर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि कायर अब हाओशान के पास आ चुकी थी। हाओशान उसे देखकर खुश होता है। इसके बाद अब वहाँ पर एक और ह्यूमन वॉरियर समन होता है, जिसके बाद गॉडेस ऑफ नेचर कहती है कि इस ड्रीम पैराडाइज में जितने भी ह्यूमंस बचे थे, मैंने सभी को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर लिया है। ये बात सुनकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लिंजी कह रहा था कि इसका मतलब जनरल जी भी नहीं बचे। ये सुनकर हाओशान तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे अपनी वही सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जो कि अभी इतने टाइम में उसने जनरल जी के साथ गुजारी थी। वैसे अब तभी कायर उसका हाथ पकड़ लेती है। अब वहाँ सामने वो गॉडेस ऑफ नेचर कहना शुरू करती है कि डेमन्स यहाँ पर ड्रीम पैराडाइज को खत्म करने के लिए आए हैं। मेरी गलती ये थी कि मैंने उसकी पार का सही से पता नहीं लगाया, इस वजह से हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। मैं उन्हें अकेले नहीं रोक सकती, इस वजह से मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। दूसरी तरफ वहाँ पर डेमन प्रिंस भी यही बात कर रहा था कि ड्रीम पैराडाइज में किसी को टेलीपोर्ट सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है। यहाँ वो समझ गया था कि ये किसका काम है। वैसे इस तरफ गॉडेस ऑफ नेचर हाओशान से कह रही थी कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। साथ ही वो ये भी कहती है कि सन ऑफ लाइट, इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। हमें मिलकर ड्रीम पैराडाइज को बचाना होगा। और अब उसके इतना कहते